दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन को देखने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि देश भर में हजारों की संख्या में समाचार न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर आ गए हैं, लेकिन आप ये पूछेंगे कि हम नेक्सन न्यूज़ क्यों देखें। अगर आपको तथ्यपरक समाचार चाहिए, ऐसे समाचार जो कि भ्रामक हों, उनसे दूर रह के हम अपने चैनल पर तार्किक तौर पर तर्क के कसौटी पे कसे जाने वाले समाचारों को अपने चैनल पर दिखाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप नेक्सन न्यूज़ को देखेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं केवल सच। और जैसे कि अन्य चैनल, जितने भी न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर हैं, वो अधिकतर श्रोताओं और दर्शकों को मिसलीड करने वाली हेडिंगें लगाकर उनको भ्रमित करते हैं, और आधा कुछ देर तक दर्शक उनके वीडियो पे रहता है, उसके बाद वो यूट्यूब चैनल को गालियां देकर उस वीडियो को बंद कर देता है। लेकिन हमारे वीडियो में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको देंगे देश की सच्ची और ईमानदार तस्वीर सामने रखते हुए देश के हित में समाचारों को आपके सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को देखकर उसकी तथ्यपरक रिपोर्टों को आधार मानते हुए आप अपनी राय और अपनी बात रखने का पूरा आपको मौका मिलेगा। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। सवाल वही है, मोदी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी। देखो फिर आपको कांग्रेस कह दिया जाएगा। क्यों कांग्रेस? राहुल गांधी और कांग्रेस में, यार देखो, राहुल गांधी का सपोर्ट करना, वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस में कोई शामिल नहीं हूँ, बट एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिन्होंने आज तक जो बातें बोली हैं वो सारी सही साबित हुई हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी का, मैं पर्सनली राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ। और कोई क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। आई पर्सनली सपोर्ट राहुल गांधी और मुझे राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल अगर दोस्तों गौर से अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों को अगर गौर करें तो आपको लगेगा कि देश में सिर्फ दो ही लोगों की चर्चा बनी रहती है। एक तरफ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चर्चा में बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ उनको टक्कर देते हुए कांग्रेस के नेता, सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर देते नजर आते हैं। इस बात की चिंता पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस को बनी रहती है कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरने का काम किया जाए, उनको बदनाम करने का काम किया जाए। पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, सोशल मीडिया हो या गोदी मीडिया के रूप में। जहाँ जरा सी भी अगर कोई शक और गुंजाइश की बात होती है तो पूरा मीडिया राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को जनता के कटघरे में उनको नीचा दिखाया जाए, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन इस बात पे भी आप गौर करिए कि राहुल गांधी की जो छवि है पिछले 5-7 सालों में
बहुत ज़्यादा निखरी है, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके चाल चलन को देखते हुए, और जो उन्होंने 2 यात्राएं पूरे देश में की, भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जो न्याय यात्रा, इस तरीके से उनकी लोकप्रियता में राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व निखर के आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और केंद्र सरकार के माथे पर सिलवटें पड़नी शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक में जिस तरीके से अन्य दल जुड़े हैं, उनको किस तरीके से परेशान किया जाए, उनके दलों को किस तरीके से तोड़फोड़ किया जाए। इस तरीके से कांग्रेस के साथ में जो खड़े दल हैं, उनको इतना परेशान कर डालो कि वो इंडिया ब्लॉक से या तो अलग हो जाएं, या फिर उनको तोड़-फोड़ कर उनकी स्थिति उन दलों की तरह कर दी जाए जिनके तोड़-फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके सांसदों और विधायकों को अपने साथ मिलाया। तो ऐसे में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरीके से आपस में एकजुट होकर चुनावी प्रचारों में दिखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी संघ और उनके जो गठबंधन के नेता हैं, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को नीचा दिखाने के लिए जिस तरीके से गोदी मीडिया का सहारा लेते हैं, उससे साफ नजर आता है कि केंद्र की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को अगर देश में किसी राजनीतिक संकट, राजनीति में उनको आघात पहुंचाने वाले नेता हैं, तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और पूरे देश में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले एकमात्र नेता नजर आते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, और जिस तरीके से साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 207 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव आयोग और एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से परास्त करते हुए उनकी पार्टी को 2 फाड़ कर दिया। दिलचस्प बात यह है, टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी पिछले 1998 से रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, परिणाम आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती है। पार्टी के 80 विधायकों में से 64 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी, और उनके लोकसभा के सांसद 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत करते हुए एक नए दल में अपनी पार्टी को समाहित कर लिया। इसे कहते हैं कि मौके पर मौका परस्ती। जिन नेताओं ने पार्टी से बगावत की, वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनकर जनप्रतिनिधि बने हैं, और उनकी आंखों का पानी बिल्कुल मर चुका है कि वही अब टीएम संस्थापक ममता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया उन्होंने, उनके अध्यक्ष पद पर उनको हटाते हुए अरूप बनर्जी को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इसे कहते हैं कि मतलबी यार किसके, खाए पिए किसके। कि जब तक टीएमसी की सरकार रही, वहाँ मलाई काटी, और टीएमसी की सरकार खत्म हो संकट में पड़ी, वहाँ सरकार जाते ही तोता चश्म नेताओं ने पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपने सांसदों और विधायकों को अपने पाले में किया। और भारतीय जनता पार्टी की यही तो मंशा थी कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल की सबसे दमदार नेता ममता बनर्जी को उन्होंने नाक को चने चबवा दिए। इस बात में कोई शक नहीं कि जब चुनाव हुए
चुनाव की गणना हुई, उसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसको कि लेकर टीएमसी कोर्ट गई। लेकिन ये कहते हैं कि इस समय सारी संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो। इसके साथ साथ चुनाव आयोग और अदालतें भी भारतीय जनता पार्टी के आगे या उनके साथ कदम ताल करते नजर आ रही है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, करते जरूर थे। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद, माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे, सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हमने कहा, देश से हमने कहा था, डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था, भैया डर गए हम, जो करना है कर लो।